जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। एलपीजी रिफॉर्म लाए गए थे, यानी कि उदारीकरण और वैश्वीकरण और क्या हुआ था, प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण। यह लाया लक्ष्य जो रखा गया था वो 5.6% का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन प्राप्ति इन्होंने कितनी की थी, 6.8% की प्राप्ति की गई थी। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण जो होता है काम किया जाता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब यहाँ पर यह था कि कोई भी बाहरी देश से आकर के, यानी कि कोई भी फॉरेन कंपनी, विदेशी कंपनी आकर के इंडिया में अपना बिजनेस कर सकती है। इस योजना के तहत में क्या करते हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरुआत की जाती है। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो 8 5 ईयर प्लान था वो कब से कब तक चला, तो ये आपका रहा था 1992 से लेकर के 1997 तक। जय हिंद एस्पिरेंट, स्वागत है आपका एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और यूपी पेट 2022 से संबंधित भारतीय अर्थव्यवस्था के सिलेबस को आपने यहाँ तक देखा। आज का ये जो पार्ट है वो 7वां पार्ट है। इससे पहले के जो पार्ट हैं, क्लासेस हैं, उनको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं और उनको अच्छे से कवर कर सकते हैं। हमने इन सेशंस को छोटा छोटा रखा है और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो आपके पॉइंट हैं, फैक्ट्स हैं, उनको शामिल किया गया है, जिससे कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर सको। हमारा उद्देश्य यही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज के क्लास में सेशन में क्या है। तो सबसे पहले आज इसमें देखोगे आप कि 8वीं पंचवर्षीय योजना जो 8th 5 ईयर प्लान था वो कब से कब तक चला, तो ये आपका रहा था 1992 से लेकर के 1997 तक। अब इसमें मुख्य काम क्या किए गए, तो इसमें था कि बेसिक मोटिव, यानी कि सबसे साधारण उद्देश्य इनका क्या था। सबसे साधारण उद्देश्य जो ये था इनका था कि मानव संसाधन का विकास करना है इनको। और वृद्धि दर की अगर बात करें तो वृद्धि दर में क्या कहा गया था कि इनका लक्ष्य जो रखा गया था वो 5.6% का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन प्राप्ति इन्होंने कितनी की थी, 6.8% की प्राप्ति की गई थी, जिससे कि इस योजना को एक सफल योजना का नाम दिया गया। और इसी योजना में क्या हुआ था कि एलपीजी रिफॉर्म लाए गए थे, यानी कि उदारीकरण और वैश्वीकरण और क्या हुआ था, प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, यह लाया गया था। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लिबरलाइजेशन में क्या किया गया था कि गवर्नमेंट के द्वारा अब उनकी जो लीगल थी, जो चीज़ें थी, लाइसेंस व्यवस्था और या फिर और भी बहुत सारे काम होते जो कंपनियों के करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत थी, तो उनको धीरे धीरे क्या कर दिया था, कम कर दिया था, जिससे कि कोई भी आकर के अपना यहाँ पर बिजनेस, कोई भी नागरिक आम आदमी यहाँ पर बिजनेस अपना कर सके, उसको कम से कम कठिनाइयों का सामना करना पड़े। तो इसको क्या हो गया, उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन हो गया। फिर प्राइवेटाइजेशन की बात आती है, तो इसमें क्या होता है कि जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं, पब्लिक सेक्टर PSUs जो होते हैं, इनको आप कहते हो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, तो इनको क्या किया गया, इनमें डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, जिसको बोलते हैं विनिवेश, यानी कि कोई भी जाकर के उसमें आप उनकी पूंजी खरीद सकता है और वो धीरे धीरे क्या कि उनकी जो पार्टनरशिप थोड़ी थोड़ी प्राइवेट होती चली गई। इस तरीके से यहाँ शुरू किया गया। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब यहाँ पर यह था कि कोई भी बाहरी देश से आकर के, यानी कि कोई भी फॉरेन कंपनी, विदेशी कंपनी आकर के इंडिया में अपना बिजनेस कर सकती है, उसके लिए भी धीरे धीरे जो नियम थे वो उदार किए गए। तो ये क्या हो गया, आपका ग्लोबलाइजेशन हो गया, यानी कि वैश्वीकरण हो गया, जिसको आप कहते हो ये वैश्वीकरण हो गया। फिर इसमें क्या आता है कि अगली जो बात है यहाँ पे कि भारी उद्योगों को कम महत्व दिया गया, लेकिन आधारिक संरचनाओं पर बल ज्यादा दिया गया। आधारिक संरचनाएं जो होती हैं कि बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उनको आधारिक संरचना आप कह सकते हो। फिर क्या है कि जो इनका लक्ष्य था, जो था मुख्य लक्ष्य क्या था कि जो मैला ढोने की प्रथा थी उसको पूरी तरीके से इन्होंने समाप्त करने का लक्ष्य रखा था। फिर इसी क्रम में आगे देखते हैं, इसमें और प्राथमिकता क्या थी। प्राथमिकता इसमें सबसे ज़्यादा जो थी वो ये थी कि रोजगार वृद्धि करना और आधुनिकीकरण करना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। 3 इनके मुख्य उद्देश्य, प्राथमिकता थी उद्देश्य के बाद में। और फिर इसके लिए ये क्या करते हैं, इसी योजना के तहत में क्या करते हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरुआत की जाती है, जो कब शुरू होती है, 1993 में। इसके अंतर्गत इन्होंने मतलब क्या करने का लक्ष्य रखा, क्या करने की बात कही, उन्होंने ये कहा कि 10 लाख जो होंगे आपके, जो 10 लाख आपके क्या होंगे कि शिक्षित होंगे, ठीक है, एजुकेटेड जो होंगे, आपके लिटरेट जो होंगे, बेरोजगार, उनको रोजगार देने की इन्होंने बात कही थी। फिर इन्होंने क्या किया कि इसी के तहत में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई। मार्च 1993 में की जाती है राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना। और फिर अगले क्या होता है कि 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील, यानी कि जो प्राइमरी के जो प्राथमिक जो विद्यालय हैं उनमें क्या किया जाता है, जो मध्याह्न भोजन है, तो उसकी जो शुरुआत है वो की जाती है। इसी घोषणा होती है 15 अगस्त 1995 को, तभी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। फिर उसके बाद में आता है कि 1 जनवरी 1995 को WTO यानी कि आपका विश्व व्यापार जो संगठन है उसकी क्या की जाती है, स्थापना होती है। और भारत जो देश है, हमारा देश है, उसका सह संस्थापक सदस्य बनता है, यानी कि जो स्थापना के समय सदस्य थे उनमें भारत भी शामिल था। और इसकी स्थापना कब होती है, विश्व व्यापार संघ की यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 1 जनवरी
1995 को। फिर एक काम और होता है कि जो प्राथमिक शिक्षा होती है उसका सार्वजनिकीकरण कर दिया जाता है इस पंचवर्षीय योजना में। तो ये जो फैक्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये दूसरा, आगे देखते हैं इसमें इसी क्रम में कि जो 9th 5 ईयर प्लान है यानी कि आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना है, ये चलती है 1997 से लेकर के 2002 के मध्य तक। और इसका जो उद्देश्य रहता है, उद्देश्य में क्या होता है कि न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास की बात कही जाती है कि वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए, और जो डेवलपमेंट हो, विकास हो, उसमें सबका विकास होना चाहिए यानी कि समानता के साथ विकास होना चाहिए। और इसकी शुरुआत जो हुई थी आज़ादी के 50वें वर्ष में हुई थी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाए तो याद रखना वो कौन सी योजना है जो आज़ादी के 50वें साल में शुरू हुई। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो आज़ादी के 50वें वर्ष में शुरू हुई थी। अभी तो आप आज़ादी का जो 75वां वर्ष है वो सेलिब्रेट कर रहे हो। और ये भी याद रखना कि जो 2022 का जो है जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है वो 76वां स्वतंत्रता दिवस रहा है। अगर एग्जाम में आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। फिर इसमें आगे देखते हैं कि जो दिया हुआ है कि 2 मई 1 नवंबर 2000 में क्या होता है कि सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च किया जाता है 1 नवंबर सन 2000 को। फिर इसमें क्या किया जाता है कि सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च किया जाता है, शुरू किया जाता है, जिसकी टैग लाइन यानी कि स्लोगन जो होता है आपका वो होता है कि सब पढ़ें और सब बढ़ें। फिर इसमें क्या होता है कि अगला जो फैक्ट है वो देखते हैं कि 2 मई 1998 को 2 मई 1998 को एक परमाणु परीक्षण किया जाता है। वो कौन सा होता है? दूसरा परमाणु परीक्षण किया जाता है पोखरण में, जिसको पोखरण सेकंड नाम दिया जाता है, या फिर एक और उपनाम दिया जाता है जिसको शक्ति 98 यानी कि शक्ति 98 कह सकते हैं। इस तरीके से एग्जाम अगर कोई भी आ जाता है यानी कि पोखरण सेकंड आ जाए या फिर शक्ति 98 आ जाए तो आपको इसको ऐसे डील कर लेना है, ये दोनों एक ही हैं। फिर क्या होता है कि कारगिल युद्ध इसी पंचवर्षीय योजना में होता है जो चलता है मई से लेकर के जुलाई 1999 तक। और इसमें क्या होता है कि ऑपरेशन विजय के द्वारा इस पे भारत देश विजय हासिल करता है। और ये तारीख कौन सी होती है? 26 जुलाई। 26 जुलाई को ही प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, जो कारगिल दिवस है वो मनाया जाता है अपने जो भारत देश था विजयी हुआ था उसके याद में। फिर आगे देखते हैं कि जो इस पंचवर्षीय योजना की जो क्या बोलते हैं वृद्धि दर रही थी, तो वृद्धि दर की अगर बात करें तो वो कितना रही कि लक्ष्य जो रखा गया था 6.5% का लक्ष्य रखा गया था, जबकि इसकी प्राप्ति जो हुई थी 5.4% की रही, यानी कि ये योजना असफल रही। तो असफलता का कारण किसको बताया जाता है कि जो अंतरराष्ट्रीय मंदी थी यानी कि जो आपका ग्लोबल रिसेशन आया था उसको इसको जिम्मेदार ठहराया जाता है इस योजना के असफल होने का। फिर आगे देखते हैं इसमें जो 10वीं पंचवर्षीय योजना आपकी आती है यानी कि जिसको आप 5 ईयर प्लान 10th 5 ईयर प्लान कहोगे, वो होगी 2002 से लेकर के 2007 के मध्य तक चलती है। इसका उद्देश्य जो कहें, उद्देश्य की अगर बात करें तो इसमें क्या था कि सामाजिक न्याय और समता के साथ आर्थिक विकास की बात कही गई थी। फिर क्या होता है कि जो प्राथमिकता इसमें किसको दी गई, तो सबसे पहले जो प्राथमिकता दी गई थी वो बेरोजगारी व गरीबी को समाप्त करना था। दूसरी जो प्राथमिकता थी वो था कि अगले 2 सालों में प्रति व्यक्ति आय को क्या कर देना है, डबल कर देना है, 2 गुना कर देना है। फिर क्या होता है कि जो वृद्धि दर की अगर बात की जाए तो इसमें लक्ष्य रखा जाता है कि 8% का, लेकिन इसकी प्राप्ति क्या होती है कि 7.7% की प्राप्ति होती है। और फिर इसी जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण जो होता है काम किया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि NREGA यानी कि नरेगा की शुरुआत की जाती है। और इसकी शुरुआत कैसे की जाती है कि जो आपका एक्ट है वो एक्ट होता है नरेगा एक्ट 2005 में लाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत जो की जाती है वो 2006 में की जाती है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि 100 दिनों का रोजगार की गारंटी दी जाती है। कहाँ पर? रूरल यानी कि ग्रामीण इलाकों में। तो 2006 में सबसे पहले क्या किया गया कि कुछ जिलों में एक पायलट प्रोजेक्ट के नाम पर किसको शुरुआत की गई, यानी कि इसको सिर्फ चेक करने के उद्देश्य से किसको कैसे सफल होगी, इसमें क्या क्या कमियां हैं, विसंगतियां हैं, उनको दूर करके फिर उसके बाद में क्या किया गया, पूरे देश में लागू किया गया। तो सबसे पहले जो 2006 में शुरू हुआ वो आपका जो आंध्र प्रदेश था वहां पर सबसे पहले शुरू किया गया था, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद में क्या होता है कुछ जिलों में लागू हुआ, लेकिन 2008 में नरेगा को जो योजना थी, ये एक्ट था, वो पूरे देश में लागू किया जाता है। इसके बाद में क्या होता है कि 2 अक्टूबर 2009 में क्या होता है, इसका नाम बदल दिया जाता है। नाम बदलने का मतलब कुछ और कुछ नहीं है कि इसमें MG ऐड कर दिया जाता है। M का मतलब होता है महात्मा
और जी का मतलब होता है गांधी, यानी कि इसको क्या कर दिया जाता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। ये याद रखना, ये एक्ट है, अधिनियम है जो संसद ने बनाया है। फिर आगे देखते हैं इसमें इसके कुछ और लक्ष्य रखे गए। क्या लक्ष्य थे, तो इसमें लक्ष्य रखा गया था जो प्राइमरी थे, उनके बाद में कुछ लक्ष्य रखे गए जो मुख्य थे। उसमें जो सबसे पहले दिया है वो है 7.5 लाख डॉलर के FDI लक्ष्य रखा गया सालाना, यानी कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो बाहरी देश आकर के भारत में अपना इन्वेस्ट करेंगे, उसको हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था 7.5 लाख डॉलर। वो भी कितना था, प्रतिवर्ष, यानी कि सालाना, हर साल रखना है, हर साल इतना आना चाहिए। और साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट जो था उसकी अगर बात करें वो कितना बढ़ाकर इनको करना था 75%, यानी कि 7.5% इसको करने का इन्होंने लक्ष्य रखा था। फिर जो तीसरी बात यहाँ पर दी गई वो है कि शिशु मृत्यु दर, यानी कि आप क्या है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि IMR, ये कितना रखना था, इनको 45 रखना था, 45 या फिर इससे कम रखना था। कितने पर, प्रति 1000 पर, यानी कि 1000 पर इनको रखना था। ये 1000 संख्या याद रखना, एग्जाम में कहीं 100 रख देगा या 10,000 रख देगा तो उसे आपको याद रखना है, ये क्या है 1000 ही है, इसको ऐसे याद रखना, ठीक है। फिर क्या है कि फॉरेस्ट कवर, यानी कि जो वन जो घनत्व है तो उसको करने की जो बात की गई तो कितना परसेंट, 2.5%, यानी कि जो फॉरेस्ट कवर है 2.5% करने की बात की गई थी, ये लक्ष्य रखे गए थे। लेकिन अगर जो पूरे देश का कितना परसेंट होना चाहिए वो लगभग कितना है, 33% होना चाहिए पूरे देश का जो फॉरेस्ट कवर है, वो वन आवरण जो क्षेत्र होता है, वन आवरण क्षेत्र, वो कितना होना चाहिए, 33%। लेकिन इसको लक्ष्य जो रखा गया था उस समय 25% रखा गया था। जो अंतिम बात है वो ये है कि 5 करोड़ जो रोजगारों के अवसरों को सृजित करने की बात कही गई थी इसमें योजना के अन्य लक्ष्यों में। फिर आगे देखते हैं, आगे आती है आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्या होता है कि 2007 से लेकर के 2012 के मध्यावधि तक ये चलती है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो रखा जाता है तीव्र और समावेशी विकास, यानी कि फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव। फिर क्या होता है कि 2012 तक इसमें क्या कहा जाता है कि 7 करोड़ नए रोजगार पैदा किए जाएंगे और निर्धनता जो आपकी है वो 2012 तक घटाकर कितना कम करके 15% तक लाने की बात कही गई थी आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। शिक्षा के लिए भी बहुत सारे काम किए गए इस पंचवर्षीय योजना में, लेकिन शिक्षा के लिए एक थीम रखी गई, लॉन्च की गई, जो ये थी कि अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। ये एकदम एग्जैक्ट लाइन आपको ऐसे ही याद रखनी है, आपके एग्जाम में पूछी जाएगी तो ऐसे ही पूछी जाएगी। फिर आगे देखते हैं इसमें आपका जो अगली बात है, यानी कि RTE एक्ट जो आपका है ये कब आता है, आपका 2009 में आता है, यानी कि राइट टू एजुकेशन जो आपका अधिनियम है 2009 में बनता है। और जो लागू करने की बात कहें तो ये 2010 में लागू होता है। ये अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्ट कब का है, 2009 का, लागू कब होता है, 2010 का। यहाँ पर एक एक शब्द, यानी कि आपके एग्जाम का एक एक क्वेश्चन है, आपको ऐसे इसको पढ़ना है। और फिर क्या होता है कि 86वां संविधान संशोधन होता है, वो कब होता है, 2 दिसंबर 2002 को होता है। और इसी के तहत क्या होता है कि जो आर्टिकल 21A यानी कि जो आपका अनुच्छेद है उसमें याद रखना सिर्फ 21 नहीं रखना, यानी कि 21A, आर्टिकल 21A के तहत क्या किया गया कि जो शिक्षा का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार बना दिया गया, यानी कि अब शिक्षा का अधिकार जो है आपका ये मौलिक अधिकार है। और इस योजना के अंतर्गत कुछ इस मतलब पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कुछ क्या किया गया, कुछ योजनाएं चालू की गई, जिसमें से कुछ मुख्य योजनाओं को हमने यहाँ पे शामिल किया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें सबसे पहले है कि आम आदमी बीमा योजना। ये योजना 2 अक्टूबर 2007 को शुरू होती है। इस योजना में क्या होता है कि एक आम आदमी का बीमा करना था। इसके अंदर क्या होता था कि जो ग्रामीण होते थे, गाँव का कोई आदमी है जिसके पास जमीन नहीं है, ग्रामीण भूमिहीन मुखिया की मृत्यु पर उसमें क्या होना था कि रुपये प्रदान करने थे। यानी कि कोई ग्रामीण है और वो घर का मालिक है और उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके पास जमीन नहीं है तो उसको क्या करता था, मुआवजा दी जाती थी, सरकार के द्वारा दिया जाता था। फिर दूसरी बात आती है कि जो राजीव आवासीय योजना है ये कब शुरू होती है, 2009 से लेकर के 2014 के मध्यावधि तक चलती है। इसको क्या करना रहता है, इसमें क्या करने की बात कही जाती है, तो इनका पर्पज होता है कि स्लम फ्री इंडिया, यानी कि जो झुग्गी झोपड़ी वाले होते हैं इससे भारत को मुक्ति दिलानी है, इसलिए इसको शुरू किया जाता है, लॉन्च किया जाता है। फिर आता है आपका प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, जो आपकी शुरुआत होती है 2009 में शुरुआत होती है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। आगे देखते हैं इसमें
जो आपकी है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि 12th 5 ईयर प्लान जो आपका चलता है 2012 से लेकर के 2017 के लिए लॉन्च किया जाता है, शुरू किया जाता है। इसमें प्राथमिकता की दी जाती है यानी कि समावेशी एवं सतत विकास, इससे पहले पढ़ चुके हो आप, लेकिन इसमें बात कही जाती है कि तीव्र समावेशी और सतत विकास की बात कही जाती है। इसमें वृद्धि दर जो है रखी जाती है 8% की, लेकिन जो उसमें प्राप्त किया जाता है 7.8% इसकी जो प्राप्ति की जाती है, इसमें गेन किया जाता है ग्रोथ रेट यानी कि आपकी जो वृद्धि दर होती है। फिर इसमें एक लक्ष्य की बात कही जाती है। जो लक्ष्य है आपका कि पहला जो लक्ष्य रखा जाता है वो ये है कि 90% परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना यानी कि उनको बैंकिंग से जोड़ना। दूसरी अगर बात करें तो उसमें कहा जाता है कि सभी गांवों तक बिजली उपलब्ध कराने की बात कही जाती है। फिर क्या होता है, एक बहुत बड़ा बदलाव आता है 15 अगस्त 2014 को, जिसमें यह घोषणा की जाती है कि अब जो योजना आयोग की जगह कौन ले लेगा, नीति आयोग ले लेगा। ठीक है, तो ये घोषणा की जाती है 15 अगस्त 2014 को, लेकिन नीति आयोग की जो स्थापना होती है वो 1 जनवरी 2015 से की जाती है। फिर आगे इसमें क्या है, अभी आपने यहाँ तक इन सारी चीज़ों को देखा जाना। अब ये जो आप देख पा रहे हो ये है आपका पेट का सिलेबस है भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर के, और इसी को आप धीरे धीरे मेरे साथ में कवर कर रहे हैं, और आगे भी जो चैप्टर बचे हुए हैं उनको कवर करने के लिए हमारे साथ में बने रहें। आप यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे की क्लास के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।